तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। इस नया भारत श्रृंखला के समापन सत्र के उद्घाटन सत्र में जुड़े हुए सभी विद्वान साथी, शिक्षकगण, अभिभावकगण, एनसीईआरटी के डायरेक्टर श्रीधर श्रीवास्तव जी, नोमेश बोलिया जी, रुचिता जी, महेश शर्मा जी, अन्य सभी सहवक्ता, विष्णु पुराण का यह श्लोक हम भारतीय शिक्षण मंडल में ध्येय श्लोक के रूप में गाते हैं। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म केवल मात्र व्यर्थ का परिश्रम है। आयास आया अपरम कर्म, परिश्रम है, इट्स एफर्ट्स विदाउट रिजल्ट्स। और अन्य सारी विद्याएं यदि वे मुक्त न करती हो तो, इफ एजुकेशन इज नॉट लिबरेटिंग, देन दैट एजुकेशन इज नथिंग बट, अद्भुत शब्द प्रयोग किया है, शिल्प नैपुणम, केवल कारीगरी है, which can be adopted by practice. Anybody can become an artisan by practice. So what is the ultimate aim of education? That it should be liberating. Muktakari vidya, sa vidya ya vimuktaye, ya vidya sa vimuktaye, sa vidya ya vimuktaye. Whatever is education is that one liberates, and that is the etymological meaning of the English word also. The English word education comes from the word educare, which means to discover, to open up. What Swami Vivekananda defined, to manifest the inner perfection which is already within man, that is education. Education is the manifestation of perfection within. Yes, this is the definition Swami Vivekananda gives. अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करनी है. Now this changes the whole thing, and that is what the national education policy aims at, changing the paradigm, changing the attitude, changing the aim and objective behind education, and school education is the most important thing in that. शालेय शिक्षा के पीछे का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, दृष्टि बदलनी चाहिए। केवल मात्र पाठ्य वस्तु बदलने से नहीं चलेगा। कंटेंट नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ एजुकेशन, बट ओनली चेंज इन कंटेंट विल नॉट हेल्प. द पेडागॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट, मेथडोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट. शिक्षण विधि अधिक महत्वपूर्ण है. और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, the noble and the lofty goals that राष्ट्रीय शिक्षा नीति, the national education policy keeps before itself, उन उदात्त ध्येयों को यदि प्राप्त करना है तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने बदलने को तैयार हैं, हमारे विद्यालय कितने बदलने को तैयार है, हमारे पॉलिसी मेकर्स कितने बदलने को तैयार है, हमारे टीचर्स कितने बदलने को तैयार है. इसलिए यह दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है. The way we look at education has to change. ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहती है. इसलिए 5+3+3+4, ये जो 4 स्तर, अभी अधिगम फलित की बात की श्रीधर जी ने, लर्निंग आउटकम समझ में आए इसलिए अंग्रेजी में बता देता हूं. लर्निंग आउटकम, उपनिषद्स कॉल इट अधिगम फलित. व्हाट शुड बी द फलित, व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ योर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, अधिगम. शिक्षा की पूर्ण प्रक्रिया का फलित क्या होना चाहिए, इसके लिए ये 4 स्तर है. वेरी ब्यूटीफुल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फाउंडेशन, प्रिपरेशन, मिडिल एंड हायर स्कूल. 4 स्तर बता दिए. पहले 5 वर्ष 3 साल की आयु से लेकर प्रारंभ करके भगवान बुद्ध जातक कथाओं में बताया गई शिक्षा नीति में उसको अधिशील शिक्षा कहते हैं, वेयर यू हैव टू डेवलप योर फैकल्टीज. आपके दशेंद्रियों का विकास होना चाहिए, शील का विकास होना चाहिए, योर कैपेसिटी टू ग्रास्प, टू परसीव,
आजकल बीएड कॉलेज में कॉग्निशन से शुरू कर सकते हैं, कॉग्निशन से शुरू करते फिर एनालिसिस पे आते, क्रिटिकल थिंकिंग पे आते, फिर आगे जाते हैं। बट बिफोर कॉग्निशन देयर हैज टू बी परसेप्शन। समझने से पहले ग्रहण तो करना पड़ेगा, और ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का तो विकास होना पड़ेगा, कर्मेंद्रियों का एप्लीकेशन के लिए विकास करना पड़ेगा, और वह उस शिक्षा में होता है। इसलिए द होल concept has been revamped in national education policy. The next 3 years which they have called preparatory, उसको हमारे यहाँ पर अधिचित्त कहा गया है, where the mind has to be cleansed. क्योंकि इंद्रियों के बाद दूसरा जो टूल, दूसरा जो उपकरण है जिससे ज्ञान का साक्षात्कार होता है, जिससे ज्ञान प्राप्ति होती है, वह है चित्त। इसलिए अधिचित्त वह दूसरी स्टेज है। तीसरी, चौथी, पांचवी हमारे अभी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। एंड देन कम्स अधिप्रज्ञा। अधिप्रज्ञा इज वेयर दैट क्रिटिकल थिंकिंग, दैट एनालिसिस कम्स। प्रज्ञा, योर थिंकिंग कैपेसिटी, योर एनालिटिकल कैपेसिटी हैज टू बी क्लींस्ड, प्यूरिफाइड। मेधा जब शुद्ध होती है तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। When it is able to really differentiate and distinguish and grasp the reality behind the appearance, दृश्यमान जगत में दिखने वाले दृश्य के परे का सत्य समझने में जब मेधा सक्षम होती है तब वह प्रज्ञा होती है। और फिर आता है अधिप्रतिभ। 9वीं से 12वीं में जिस फ्लेक्सिबिलिटी की, जिस लचीलेपन की बात की, और यहाँ प्रश्नों में मैं देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि जब स्ट्रीम्स बंद कर दी, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन में तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो गणित आना पड़ेगा, लेकिन गणित आने के लिए 9वीं से 12वीं में गणित पढ़ना पड़ेगा, ये किसने कह दिया। आईआईटी की, जेईई की एंट्रेंस में से गणित नहीं गायब होगा, लेकिन गणित सीखने की विवशता समाप्त हो जाएगी कि 9वीं से 12वीं में गणित सीखे बिना आईआईटी में नहीं जा सकता। वो तैयारी करेगा, एंट्रेंस में गणित में पास होगा, एंट्रेंस में फिजिक्स में पास होगा, लेकिन 9वीं से 12वीं में अपनी मस्ती के लिए म्यूजिक सीखेगा, अपनी मस्ती के लिए फोटोग्राफी सीखेगा, हिस्ट्री सीखेगा, इकोनॉमिक्स सीखेगा, साथ में केमिस्ट्री, फिजिक्स भी सीखेगा। यह लचीलापन, प्रतिभा विकास, अधिप्रतिभा कहा उसे। और बाद में जिसको हायर एजुकेशन कहते हैं वह अधिविज्ञ, वेर यू बिकम द एक्सपर्ट्स। हमारी मजेदार बात ऐसी है कि हमारी पूरी की पूरी स्कूल एजुकेशन की रेगुलेशन या हायर एजुकेशन के हाथ में। नुमेश जी बुरा नहीं माने, लेकिन आज दिन भर के वक्ताओं को भी मैं देख रहा हूं तो गिरीश बापट जी को छोड़ करके कोई स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं है डायरेक्टली। हम भारतीय शिक्षण मंडल में हम तो बचपन से मातृकुल शिक्षा से प्रारंभ करते हैं, गर्भ के अंदर से, वो अलग बात है, लेकिन सीधे स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए वक्ता हमारे इस पूरे सीरीज में कितने थे। एनसीईआरटी की भी समस्या वही है, कंटेंट में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने में या सब्जेक्ट एक्सपर्ट में सारे हायर एजुकेशन के प्रोफेसर होते हैं। स्कूल एजुकेशन का जिनको अनुभव होते हैं वो होते हैं क्या। इसलिए जो सीधे बच्चों से बात कर रहे हैं, सीधे बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, their attitude, their behavior, their way of expression, their way of learning, not teaching. संस्कृत में टीचिंग के लिए शब्द ही नहीं है। टीचिंग के लिए सबसे निकट संस्कृत का शब्द है उपदेश, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई शब्द नहीं है। टीचिंग और प्रीचिंग संस्कृत में एक है, और वही होता है हमारे विद्यालयों में। इसलिए बच्चे बेचारे जाना नहीं चाहते, अब जाना चाह रहे, साल भर नहीं जाने को मिला, इसलिए बच्चों से, अपने मित्रों से मिलने के लिए जाना चाह रहे, वो अलग बात है। इसलिए मेथोडोलॉजी बदल जाती है। लर्निंग सेंट्रिक मेथोडोलॉजी की बात करनी पड़ेगी, और लर्निंग सेंट्रिक मेथोडोलॉजी की यदि हमको बात करनी है तो हमको सारे विद्यालय का वातावरण बदलना पड़ेगा। हमारे विद्यालयों के पीछे का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। आज विवशता हो गई है, मजबूरी हो गई है कि माता पिता को ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल लर्निंग के प्रोसेस में घर में बैठ करके विद्यालय चल रहे हैं, तो माता पिता को ध्यान देना पड़ रहा है। यह विवशता वास्तविकता में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में पिता और गुरु समानार्थी शब्द है। पिता और गुरु समानार्थी शब्द है। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पूरे देश में 1000 से अधिक वेबिनार लिए। नीति आयोग के साथ मिलकर के हमने वो प्रकल्प चलाया, जिसमें स्कूल शिक्षा के अलग से वेबिनार हुए और
इसके लिए हायर एजुकेशन के अलग वेबिनार हुए। किंतु अभी वर्तमान परिस्थिति में जब सारी शिक्षा घर में बैठ करके हो रही है, हमने गत वर्ष एक संयोगी नाम से वर्ग चलाया था, संस्कृत, योग और गीता मिला करके गुरुकुल परिचय वर्ग नाम से संयोगी वर्ग हम चलाते हैं। हमने वो संयोगी वर्ग पहले रेसिडेंशियल लिया काशी में 2019 के दिसंबर में, बाद में वो रेसिडेंशियल करने की स्थिति नहीं रही तो हमने गृह संयोगी लिया। हमने उसमें माता को और पिता को जोड़ा। हमने कहा हम आपको बताएंगे और आप बच्चे से करवाओगे। गीता का जो श्लोक आपको याद करना है, पहले आपको याद करना है, फिर आप बच्चे को याद कराओगे। जो सूर्य नमस्कार बच्चे को सिखाना है आप करोगे, फिर आप बच्चों से। वो गृह संयोगी इतना सफल रहा कि उसको बाद में हमको सतत संयोगी में बदलना पड़ा। टुडे भारतीय शिक्षण मंडल का जो महिला प्रकल्प है, उसने एक प्रकल्प हाथ में लिया है कि इस डिजिटल लर्निंग के और घर में बैठ करके विद्यालय चलने की स्थिति में माता पर जिस प्रकार का दबाव आ रहा है, उन माताओं के लिए विशेष आनंदशाला, वी डोंट कॉल इट कार्यशाला, हम उसको आनंदशाला कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लिसिनार कहते हैं, सेमिनार एम्ड एट ब्लिस। हमने आनंदशालाओं का विकास किया। हमने एक नई आनंदशाला बनाई। इस डिजिटल एरा में घर में जब बालक इंटरनेट पर पढ़ रहा है तब माता का रोल क्या है, माता की भूमिका क्या है, माता कैसे वास्तविक अर्थ में गुरु बन सकती है। इसलिए पैडागॉजी बदलेगी। 21st सेंचुरी, 22nd सेंचुरी सब बदलता जाएगा। इटर्नल वैल्यूज इन द चेंजिंग सोसाइटी, यह हमारा मंत्र होना चाहिए। सनातन मूल्यों को इस युगानुकूल परिस्थिति में कैसे लागू करना, यह भारतीय शिक्षण मंडल का काम है। उसके लिए हमारा गुरुकुल प्रकल्प शैक्षिक प्रकोष्ठ काम करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। इस नया भारत उन्नत भारत अभियान का जो ये अंग है शालेय शिक्षा के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई। इस देश में बहुत अच्छे क्रिएटिव, ऊर्जावान, मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ 12,500-14 हजार से अधिक ऐसे क्रिएटिव विद्यालय के शिक्षक जुड़े हुए जो नया प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बैठे हुए, उज्जैन में बैठे हुए, नागपुर में बैठे हुए, सोलापुर में बैठे हुए। एक म्यूनसिपालिटी के स्कूल का एक शिक्षक नागपुर के एकात्मता नगर स्कूल में, एक अकेला शिक्षक पूरे विद्यालय का वातावरण कैसे बदलता है, उसके अनेक उदाहरण हैं। मैं नोमेश जी को कहूँगा ऐसे लोगों को लाइए सामने और उनके प्रयोगों से सब लोग सीखें। क्योंकि फिलीपींस वालों को आपने सुना, फिलीपींस वालों को आपने बुला, आज वो फिनलैंड वालों को, सॉरी, फिनलैंड वाले आज पूरा का पूरा गुरुकुल लागू कर रहे हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था में। जब वहाँ के खबरें आती है तो मैं फेसबुक पे डालता हूँ, फिनलैंड में गुरुकुल आ गया, भारत में कब आएगा। इसलिए यह कक्षा मुक्त शिक्षा, यह विद्यालय में लचीलेपन की शिक्षा, यह शिक्षा हम सब लोग अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अद्भुत बनी है। कस्तूरी रंगन जी ने ऋषि के समान कार्य किया है। उनके साथ सारी टीम, एम.के. श्रीधर जी, कटिमनी जी, वसुधा कामत जी और कितना मृदु भार्गव जी ने कितना जबरदस्त काम किया है, वो मैंने करीब से देखा है 2-2.5 साल तक। उन ऋषियों की तपस्या को साकार करना है तो हम शिक्षकों को भी ऋषि बनना पड़ेगा और तप करना पड़ेगा और आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। जो 1835 में शीर्षासन हुआ था शिक्षा का, उस शीर्षासन को सीधा करने का काम 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। लेकिन संभावना तभी संभव होगी जब हम तप करने को तैयार होंगे। इसलिए यहाँ जुड़े हुए समस्त शिक्षकों, अभिभावकों, माता पिताओं, संस्था चालकों से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तप करने के लिए साथ दे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।